हनुमान बेनीवाल जी ने किया, उनके घर की बिजली कटवा दी। उस आदमी की बिजली तो कटवा दोगे, लेकिन 127 दिन हो गए, उसका करंट नहीं काट पाएगी सरकार। वो ऐसे झटके मारते रहेगा हमेशा जब तक जिंदा रहेगा। मैं सोचता था कि अगर रविंद्र भाटी जी जैसे नौजवान आगे आएंगे और युवाओं के लिए कुछ करेंगे तो भला होगा। एसआई भर्ती पे तो आप कोई बयान नहीं दे पाए, लेकिन जब पहले आपने कह दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा पर सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही, लेकिन जो माननीय न्यायपालिका करेगी वो हमारे सर माथे होगा। फिर आप बदल गए, फिर आप कह रहे हो कि नहीं, निर्दोषों के साथ गलत किया। एक स्टैंड तो कायम रखिए साहब, इस तरह नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। नरेश मीणा की मैं बात करूं, उस व्यक्ति ने उन आदिवासी बच्चों के लिए आवाज उठाने का काम किया था, लेकिन किस तरह सरकार ने तमाचा मारा। 1 लाख नौजवानों की तादाद में पहली बार इस राजधानी की धरा पर कोई रैली हुई। सरकार के हाथ पांव फूले, रातों रात प्रशासन हमारे बीच आया और समझाइश की, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने हाथ खींच लिए, काली पट्टी आंखों पर बांध ली, लेकिन लड़ाका हनुमान बेनीवाल सांसद 127 दिन तक हिला नहीं। लेकिन ये लोग थूक के चाट गए। जब राठौड़ साहब बोलते तो ऐसा लगता था दीवारें गूंज रही हो कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, ये फर्जी थानेदार, एक ही क्षेत्र विशेष से इतने 100 से अधिक थानेदार चुन के आ गए। ये राठौड़ साहब के बयान है साहब। भजन लाल जी तो भाषणों में कहते हैं कि बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। इनका चक्कर दिल्ली में जाके खो गया। आला कमान दिल्ली से ही सरकार चला रहा है। अब तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी, जब आप ये पर्ची भेज सकते हो कि मुख्यमंत्री जी ये बनेगा, तो अब आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं इस मंच से कि एक पर्ची ये भी भेजिए कि इन परीक्षाओं पर जांच हो सीबीआई की। जो नतीजा दिया सतीश पुनिया को, राजेंद्र राठौड़ को आम जनता ने, वो ऐसे थोड़ी दिया। कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, क्योंकि इन लोगों ने जो वादे जनता के साथ किए कि 19 में से 17 पेपर की जांच सीबीआई से करवाएंगे, करवा ली क्या? हम तो करें एक घोटाले की करा रहो, अरे साहब सब इंस्पेक्टर की मत कराओ, रीट की करा लो, अरे साहब पीटीआई की करा लो। अगर कोई पेपर लीक के खिलाफ लड़ा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल था। हर बार कहता आया हूं मैं, क्यों? क्योंकि जब आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, तो सिर्फ एक नेता लड़ रहा था। वो कहते हैं कि आज हम समाज के बीच में जाते हैं तो कतराते हैं, चेहरा दिखाने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि हमें शर्म आते। लोग कहते हैं कि देखो ये थानेदार जी आ गए। कुछ ईमानदारों की आड़ में कई फर्जी थानेदारों को सिस्टम में नहीं भेजा जा सकता। आज ठीक है 850 परिवारों के साथ ये अन्याय हुआ है। 850 में 500 थानेदार फर्जी हैं और एक समुदाय विशेष के लोग कहूंगा मैं, क्योंकि एक समुदाय विशेष की राजनीति हावी हो गई और तमाम जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गलत है साहब, सरासर अन्याय है। क्योंकि आपको राठौड़ साहब कहते थे, रविंद्र भाटी जी कहते थे कि न्यायपालिका के फैसले का मैं सम्मान करूंगा। एक लड़का जो ढूंढार प्रदेश से आकर राजधानी जयपुर में पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई करते करते वो सोचता है कि मुझे कुछ करना है और कुछ बनना है और माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, लेकिन वो सपनों के बीच में आड़े आ जाती है सरकार की फेल्योर इसलिए क्योंकि 2021 में एक पेपर देता है एसआई भर्ती का, और एसआई भर्ती का पेपर देने से पहले ही वो पेपर लीक हो जाता है। आज हमारे साथ वो लड़का है विकास भिदुड़ी, जो कि ढूंढार प्रदेश से आता है, बामनवास एक विधानसभा पढ़ते हैं वहाँ से। विकास यहाँ तैयारी करने आया था। तैयारी करते करते पता ही नहीं चला कि कब वो सड़कों पर आंदोलन करने लग गया, क्योंकि सरकार है वो निकम्मी और नकारा हो गई और युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने लग गई। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकनेत्र। विकास भाई, सबसे पहले तो आपको स्वागत है लोकनेत्र पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या हुआ कि 2021 में ऐसा कि तैयारी करने आए थे लेकिन सड़कों पे उतरना पड़ा उसी सरकार के खिलाफ? सोचा था कि कुछ सपने पूरे करूंगा, लेकिन खुद के सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन पूरे प्रदेश के युवाओं के सपने पूरे करने के लिए सड़कों पर आ गए। देखिए सर, मेरा तो शुरू से मानस रहा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, लेकिन एक सपना था कि अगर सब इंस्पेक्टर की वर्दी की जॉब मिले तो थोड़ा अच्छा है, कुछ जनता के बीच जाकर कुछ सेवा कर पाएँ, लोगों से सीधा जुड़ाव रहे, सही तरीके से वास्तविक तौर पर आम जनता को न्याय मिल पाए। यह सब इंस्पेक्टर का सपना था। बाकी मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, लेकिन मुख्य तौर पर मेरा समाज सेवा का और साथ में सब इंस्पेक्टर का सपना था। लेकिन सब इंस्पेक्टर का सपना तब चकनाचूर हो गया जब 2021 में ये खुलासा हुआ। उस टाइम तो छिटपुट घटनाएं सामने आई, लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि आज जो सब इंस्पेक्टर का मास लीकेज पूरे प्रदेश भर में हाहाकार मचा रखा है, जिसकी गूंज पूरे देश में है कि राजस्थान की कोई ऐसे थानेदार भर्ती है। तो उस समय 13 और 14 और 15 सितंबर को जो एग्जाम हुई,
एक दिन में होनी थी, लेकिन 3 दिनों में आनंद फानन में आरपीएससी के चेयरमैनों ने और सदस्यों ने मिलकर ये एक षड्यंत्र रचा, ये एक सुनियोजित तरीके से युवाओं पर कुठाराघात करने का प्रयास किया और 3 दिनों में पेपर आयोजित करवाया और उस पेपर को तरह तरह से हर प्रदेश के हर जिले के अंदर लीक करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, बाड़ी खेत को खाने लगी तो बचाएगा कौन, खेत की रखवाली करेगा कौन। तो सबसे अहम पेपर लीक की कड़ी वहां से जुड़ती है जहां से आरपीएससी के अध्यक्षों ने और आरपीएससी के 2-2 सदस्यों ने पेपर लीक करने का काम किया, जो जेल की सलाखों में गए थे। लेकिन एक सदस्य आज कानूनी अड़चनों के बावजूद और हमारे कानून की जटिलताओं के कारण वापस आ गए। जी, लेकिन फिर आप सड़कों पे उतरते हैं और सबसे पहले आप ही एक व्यक्ति थे जो कि इसके खिलाफ सड़कों पे आते हैं, लाठियां खाते हैं। 4 साल तक वो गुजर जाता है, लेकिन परिणाम जाकर 2025 में आता है कि वो भर्ती रद्द हो जाती है। जी देखिए सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। 3 सालों तक मैं अकेला लड़ा इस भर्ती परीक्षा में। मैंने कई लोगों को साथ लेने की कोशिश की, लेकिन हर व्यक्ति डरता था कि ये 850 थानेदार आने वाले टाइम में एक एसएचओ बनेंगे, एक जिले में एडिशनल एसपी बनेंगे। तो हर व्यक्ति घबराता था कि इतना बड़ा स्कैम है नहीं। लेकिन हमें शुरुआती दौर में पता था कि बीकानेर में प्रीति चंद्रा जी ने बयान दे दिया था कि पेपर तो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गया। हमने उसी एक की बात को पकड़ कर बैठ गए और उसी के पीछे कड़ियां से कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी। तब बाद में पता चला कि यह भर्ती परीक्षा रद्द का गुबार बहुत बड़ा है, इस पर मास लीकेज पूरे प्रदेश में हुआ है। तो उसी के पीछे हम चल पड़े और ठान लिया कि इस भर्ती परीक्षा के घोटाले को उजागर करना है और प्रदेश के 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ 8 करोड़ की आवाम को भी न्याय दिलाना है। और देखिए, जब लोगों को पता चला, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। आरपीएससी के सरगना पाए गए, हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंच गया। पौरव कालेर ब्लूटूथ गैंग के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई, यूनिक भांबू, सुरेश ढाका, तमाम पेपर लीक के माफिया पाए गए। तो एक ही बात ठान ली कि इस भर्ती परीक्षा में लड़ेंगे। और सर, मुझे याद है 3 सालों तक कई धरना प्रदर्शन किए, दर्जनों, यहां तक कि रिद्धि सिद्धि से गुजर की थड़ी तक 3 से 4 बार पैदल मार्च करके सरकार को चेताया। जवाहर सर्किल पत्रिका गेट पर 2 से 4 बार प्रदर्शन किया, खून से खत लिखे सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन किया और लगभग 8 से 10 प्रदर्शन शहीद स्मारक पर 2021 से 25 तक हो गए। और 25 में ऐतिहासिक तौर पर हमारा यह बड़ा प्रदर्शन था जो 127 दिनों तक चला। इस लड़ाई में शुरुआती दौर पर विपक्ष में जब डॉक्टर किरोड़ी लाल थे तो पूरी मजबूती से हमारा साथ दिया। किरोड़ी लाल जी सत्ता में आए, मंत्री बने, उसके बावजूद भी इस बात को उन्होंने पकड़ के रखा कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। लेकिन भजनलाल जी ने उनकी बात को दबा दिया। उसके बावजूद हमें लगा कि मुद्दा हमारा कहीं ठंडा पड़ रहा है, तो हमने दिल्ली की ओर रुख किया और उस सांसद हनुमान बेनीवाल को पुकारा जो जनता के दिलों पर राज करता है, जनता के लिए लड़ने का काम करता है। और उस सांसद साहब हमारे बीच आए और 127 दिन तक पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने के बाद युवाओं को न्याय दिलाकर गए। और माननीय न्यायपालिका ने ऐतिहासिक तौर पर जो बहुत बड़ा फैसला दिया कि युवाओं की जीत हुई और ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हुई। 800 जो परिवार थे वो भी अब सड़कों पे उतर गए हैं। जिस तरीके से आप सड़कों पे उतरे थे, अब वो कह रहे हैं कि जिनके पेपर लीक हुआ, जो सरगना पाए गए, उनको छोड़ के हमारे साथ ये अन्याय क्यों हुआ? देखिए सर, उनका उतरना वाजिब है और इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है सड़कों पर हक और अधिकार के लिए। लेकिन 4 सालों तक हमने लड़ाइयां लड़ी, तब सब लोगों ने देखा कि हम भी लड़ रहे हैं, हमारे परिवार लड़ रहे हैं, किस तरह से आधा आधा एक एक नंबर से लोग रह गए, किस तरह से इस राजधानी में मेहनत करने वाला, खून पसीने बहाने वाला विद्यार्थी रह गया और फर्जी लोग लग गए। क्योंकि वो बंदा तो फिजिकल कॉल तक नहीं पहुंचा, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा और इंटरव्यू के बाद उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। किन की वजह से? फर्जियों की वजह से। हम मानते हैं कि 850 की इस लंबी फहरिस्त में कुछ लोग ईमानदार होंगे। मैं जब तैयारी करता था तो मैं रिद्धि सिद्धि गणेश मार्ग पर एक पीजी में रहता था। मेरा पार्टनर था लोकेंद्र पाल मीणा, वो खुद सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ इसी भर्ती में। तो ऐसे न जाने कितने लोग ईमानदारी इस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए, लेकिन उन ईमानदार अभ्यर्थियों से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन असली लड़ाई है कि जो 500 से अधिक फर्जी लोग हैं, जिस पर ठप्पा एसओजी के एडीजी लगा चुके, सरकार के मंत्री लगा चुके और अंतिम रूप से जजमेंट में स्पष्ट हो चुका कि माननीय न्यायपालिका ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के 5 सदस्य और अध्यक्षों को इसमें संलिप्त पाया गया। ये माननीय न्यायपालिका का फैसला है। सोचिए, जब 5 सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो मुझे नहीं लगता किसी भर्ती परीक्षा में गोपनीयता, शुचिता और भर्ती परीक्षा की पवित्रता बचती है।
लेकिन पवित्रता तो नहीं बचती है। लेकिन वो कहते हैं कि आज हम समाज के बीच में जाते हैं तो कतराते हैं, चेहरा दिखाने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि हमें शर्म आती है। लोग कहते हैं कि देखो ये थानादार जी आ गए, मतलब हम करें तो क्या करें। देखिए सर, हमारा कोई राग द्वेष नहीं था उन अभ्यर्थियों से, और निश्चित रूप से जो ईमानदार अभ्यर्थी थे उनकी हत्या हुई है, उनके साथ नाइंसाफी हुई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उन कुछ ईमानदारों की आड़ में कई फर्जी थानेदारों को सिस्टम में नहीं भेजा जा सकता। आज ठीक है 850 परिवारों के साथ ये अन्याय हुआ है, 850 में 500 थानेदार फर्जी हैं, लेकिन उन 500 की आड़ में आप 300 लोगों को सिस्टम में नहीं भेज, 300 की आड़ में उन 500 लोगों को सिस्टम में नहीं भेज सकते। अगर वो 500 थानेदार फर्जी थानेदार सिस्टम में जाएंगे तो इस 8 करोड़ की आवाम के साथ क्या हालात होंगे आप सोचिए। किस तरह एक पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा, किस तरह आरोपियों को लूट खसोट के लिए खुली छूट दी जाएगी और सरेआम हफ्ता वसूली करने का काम ये थानेदार करेंगे। निश्चित तौर पर उन साथियों के साथ गलत हुआ है, लेकिन जब कोई पृथक्करण का रास्ता नहीं बचता, जब कोई सेग्रीगेशन का रास्ता नहीं बचता, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके एडीजी हैं वीके सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को स्वीकारा है कि 35 दिन पहले जो पेपर लीक हुआ 2021 से 23 तक गहलोत सरकार थी, सारे सबूत मिटा दिए। अगर ये जांच 23 में हो जाती, एसओजी तब भी थी, एडीजी अशोक राठौड़ तब भी थे, लेकिन जांच नहीं की, इस मुद्दे पर पर्दा डालने का काम किया, तब जांच हो जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नष्ट कर दिया गया, और इस भर्ती परीक्षा में ना सीसीटीवी थे, ना कैमरास थे, ना कोई जैमर था, किसी भी तरह की कोई सुरक्षा के मापदंड सेंटर पर उपलब्ध नहीं थे। और इतने लंबे समय के बाद आज उन अभ्यर्थियों को पकड़ना आसान नहीं है एसओजी के लिए। एसओजी ने इन अभ्यर्थियों की धरपकड़ के लिए एक सरप्राइज टेस्ट आयोजित किया, वही सरप्राइज टेस्ट जो 2021 में उनको मिला था, वही पेपर सेम टू सेम पेपर वापस इन अभ्यर्थियों को दिया। लेकिन उसमें भी कई लोग संदिग्ध पाए गए, उस आधार पर एसओजी पकड़ने का काम कर रही है। लेकिन जब सेग्रीगेशन का रास्ता नहीं बचता, जब छटनी असंभव हो, जब पता नहीं चले कि कौन अभ्यर्थी योग्य है कौन अयोग्य है, और ऐसी स्थिति में जब लोकहित के अंदर, जब जनहित के अंदर, जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई फैसले लिए जाते हैं तो कुछ लोगों को दरकिनार करना पड़ता है। वो कहने वाली बात है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो निश्चित तौर पर अगर 8 करोड़ की आवाम के लिए अगर कोई फैसले लेने पड़ेंगे तो कुछ लोगों की बलिदानी जरूर देनी पड़ेगी, और वो बलि निश्चित है। लेकिन हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा भर्ती परीक्षा में नहीं हो, उसके लिए पेपर माफियाओं पर लगाम जरूरी है। आप कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, उनके परिवारों पर एक पहाड़ टूट गया। सर, अगर ये आज भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती है तो आपको पता है रामू राम राय का तो बड़ा सरगना, स्पष्ट रूप से पेपर लीक किया, उसके बच्चे 5वीं और 40वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए, लेकिन वो बच्चे जब सरकार की कमजोर पैरवी के कारण सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए, रामू राम राय का खुद बाहर आ गया, सितंबर 24 के अंदर गिरफ्तार किया था, सितंबर 25 के अंदर छूट गया। सिर्फ 1 साल के अंदर 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ जिस व्यक्ति ने कुठाराघात किया उसको जमानत मिल गई, उसके बच्चों को जमानत मिल गई। तो सोचिए, अगर ये फर्जी थानेदार कितने भी भले पकड़ ले, लेकिन पकड़ने के बावजूद एक एक चुन चुन कर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाते, सरकार की कमजोर पैरवी के कारण एक एक थानेदार जमानत पर आते और वापस उसी वर्दी में आम जनता को लूटने का काम करते। तो ये अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो बहुत बड़ा अन्याय होता। इसके हम दीर्घकालिक परिणाम देखेंगे, दूरगामी परिणाम देखेंगे तो वास्तव में बहुत सार्थक नजर आने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही अभ्यर्थी अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी मेधा के दम पर वापस चयन पाएंगे तो ये निश्चित तौर पर ये कहेंगे भाई धन्यवाद, क्योंकि वो फर्जी वाला कलंक हमारे ऊपर हट गया, हमने तो अपनी काबिलियत के दम पर वापस नौकरी को पा लिया। हो सकता है कुछ लोगों की हत्या हो, लेकिन वही बात लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कुछ लोगों को दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े फैसले जो पूरी 8 करोड़ की आवाम की जनता का भविष्य निर्धारित करते हो, उनकी सुरक्षा का पैमाना निर्धारित करते हो, उसके लिए इन लोगों की बलि देना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत करते हैं किरोड़ीलाल मीणा और अंत करते हैं हनुमान बेनीवाल। लेकिन दोनों नेताओं पर जब से ये भर्ती का फैसला आया है, दोनों को गालियां सुनने को मिल रही है, कह रहे हैं कि हमारा भविष्य खराब कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए सर, भविष्य खराब करने वाली बात नहीं है। आज पूरे 8 करोड़ की जनता के बीच में दोनों नेताओं ने छाप छोड़ रखी है। ये आप गलत कह रहे हैं कि भविष्य खराब कर दिया। अगर कोई पेपर लीक के खिलाफ लड़ा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल था, हर बार कहता आया हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, तो सिर्फ एक नेता लड़ रहा था, वो था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। चाहे पेपर लीक के लिए लड़ा, चाहे वीरांगनाओं के मुद्दों पर लड़ा, चाहे आम जन के दुख दर्द या बहन बेटियों के मुद्दों पर लड़ा, एकमात्र लड़ाका था। आप बताइए, चर्चा होती थी पिछले समय में कि विपक्ष में कोई लड़ने वाला नहीं है, बीजेपी के सारे नेता घरों में कैद हैं,
जिस तरह आज कांग्रेस कैद है उस तरह बीजेपी के तमाम नेता घरों में कैद थे और सड़कों पर एकमात्र नेता लड़ रहा था डॉक्टर किरोड़ी लाल। मुझे याद है 2021 में, ये 127 दिनों का धरना तो बाद में हुआ है, 2021 में जब पेपर लीक की सुगबुगाहट हुई, उसी सितंबर के माह में 13, 14, 15 सितंबर को पेपर लीक हुआ, उसी सितंबर के माह में लगभग 4 आंदोलन हुए। तथाकथित बेरोजगारों के नेताओं ने उस आंदोलन को बेचने का काम किया। लेकिन जब 28-30 तारीख को अंतिम आंदोलन का रूप चल रहा था, शहीद स्मारक पर हम सब लोग एकत्रित थे, पुलिस ने लाठियां भांजी और हमारी बहनों को, भाइयों को 500 मीटर कर दौड़ा कर भगाया। मैंने याद किया उस टाइम डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को, धन्यवाद देना चाहूंगा। एक फोन पर सवाई माधोपुर से दौड़े चले आए और उसी दिन धरना स्थल पर रात्रि 12 बजे आकर कहते हैं कि अब करना क्या है। उनके साहब न्याय दिलाना है। डॉक्टर साहब ने बोरी बिस्तर गाड़ी से निकाले और 5 दिनों तक लगातार धरना दिया उसी शहीद स्मारक पर, इस एसआई भर्ती को लेकर, रीट के घोटाले को लेकर, उस तमाम भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की रद्द की मांग की। लेकिन सरकार नहीं चाहती। वही किरोड़ी लाल दौसा से जयपुर कूच किया 50,000 लोगों के साथ, लेकिन सरकार ने नहीं माना। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को कि सत्ता में आने के बाद वो पलटा नहीं, वरना लोग मुकर जाते हैं अपनी जबान से कि वो विपक्ष में तो लड़ा लेकिन कैबिनेट मंत्री है के पद की हैसियत से भी वो उसी भर्ती की आवाज उठाई। लेकिन वही भजनलाल जी नाराज हो जाते हैं, दिल्ली आलाकमान को अवगत करा देते हैं कि इस तरह के नए नए मुद्दे डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आज भी अपनी बात पर कायम है। तो डॉक्टर साहब और हनुमान जी की दिलों में छाप है। उसके बावजूद जब भजनलाल जी ने आवाज को उनकी दबाने का काम किया, जब मेरी आधी रात को गिरफ्तारी हुई, शुरू में 3 दिन पानी की टंकी पर चढ़े इस भर्ती परीक्षाओं के लिए, क्योंकि दर्जनों आंदोलन तो कर लिए सड़कों पर, कोई सुनने वाला नहीं था। हमने सोचा इस भर्ती को अंजाम तक लेके जाए, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट करके लेके जाए हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले कि हमने नौजवानों की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब कुछ नहीं हाथ लगा तो हमने सोचा उपचुनाव सामने है और कोई नया आक्रामक तरीका अपनाया जाए, कोई नई क्रांति का माहौल पैदा किया जाए। हम पानी की टंकी पर भूखे प्यासे चढ़ गए, कुछ खाना साथ लेके नहीं चढ़े। हमें सोचा था सुबह चढ़े शाम को उतर जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि 3 दिनों तक उस पानी की टंकी से नहीं उतरे, भूखे प्यासे ध्यानाकर्षण धरना दिया वहां पर। लेकिन सरकार चेती नहीं। सरकार ने इतनी जबरदस्त प्रताड़नाएं हमको दी, घर वालों को, हमारों को दी। घर वालों के वहां पर पुलिस ने गाड़ियां लगा दी और कहे कि आपके बेटे को उतारने जयपुर चलो। लेकिन घर वालों का हौसला था कि उनको पता था कि हमारा बेटा पूरे प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, किसी एक व्यक्ति की और कोई गलत रास्ते पर नहीं है। तो वो हमें मदद मिली और 3 दिन लड़ने के बाद हमने जब डॉक्टर साहब को पुकारा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी दौसा से अपने भाई का चुनाव छोड़कर हमारे बीच आ गए। धन्यवाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति को। उनके भाई चुनाव हार गए। हो सकता है अगर वो सारे दिन वहां रहते, कैंपेनिंग करते, तो हो सकता है जीत जाते, कुछ वोटों का मार्जिन रहा। लेकिन उनके भाई चुनाव हार गए हमारी वजह से। हमारे बीच डॉक्टर साहब चले आए, दौड़े चले आए और टंकी से उतारा, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, हमारा ख्याल रखा। उसके बावजूद 2 दिन बाद जब मैं लॉ कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय में एग्जाम दे रहा था, फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर प्रताड़नाएं दी। फिर राजस्थान राइजिंग समिट का मामला आया नवंबर में। फिर रात को 12 बजे एसएचओ कविता शर्मा मुझे गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। फिर वही कैबिनेट मंत्री, हैसियत देखिए, आप सत्ता में हैं, कैबिनेट मंत्री के पद पर है, फिर भी नौजवानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जा रहा है। कविता शर्मा जब गेट खटखटाया, गिरफ्तार करने आई, तो रात को वो मंत्री 12 बजे दौड़ा चलाया उस सर्दियों के अंदर। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे लड़ाकों को। लेकिन साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा सांसद हनुमान बेनीवाल को। जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल की जितनी अहम भूमिका थी उतनी ही सांसद हनुमान बेनीवाल की है। क्योंकि जब हमारी बात को, हमें लगा कि अब हमारी बात को पीक पर ले जाना चाहिए, बात को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, सांसद हनुमान बेनीवाल का दिल्ली कूच किया, दिल्ली रुख किया और सांसद साहब ने कहा, वादा विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे बीच आऊंगा और तुम्हारी लड़ाई को अंजाम तक लेके जाऊंगा। सांसद साहब हमारे बीच आए और 127 दिनों तक धरना दिया, जिसमें जेल भरो आंदोलन किया। 1 लाख नौजवानों की तादाद में पहली बार इस राजधानी की धरा पर कोई रैली हुई। सरकार के हाथ पांव फूले, रातों रात प्रशासन हमारे बीच आया और समझाइश की। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने हाथ खींच लिए, काली पट्टी आंखों पर बांध ली, लेकिन लड़ाका हनुमान बेनीवाल सांसद 127 दिनों तक हिला नहीं। खुद 85 दिनों तक हमारे बीच बैठे रहे और 127 दिनों तक उनके समर्थक आरएलपी पार्टी हमारे बीच रही और उन्होंने जो मदद की, उसके बावजूद हमारी 1 साल तक हाईकोर्ट में सुनवाई चली और अंतिम रूप से माननीय न्यायपालिका का जो ऐतिहासिक तौर पर डिसीजन था वो वास्तव में काबिले तारीफ था। इसमें हनुमान बेनीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान था और शुरुआती दौर में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का भी बहुत अहम योगदान। लेकिन फिर ये डबल बेंच में जाता है और इस पे भी स्टे आ जाता है। जी सर, आज ही का वो दिन है जब आज डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। निश्चित तौर पर सिंगल बेंच ने, आदरणीय जज समीर जैन साहब ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, एसआई भर्ती को निरस्त किया और उन्होंने एक बड़ी बात कही सर कि एसआई भर्ती में 5 सदस्य आरोपी हैं आरपीएससी के, एक अध्यक्ष का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने एक मुहावरे से चरितार्थ किया कि घर का भेदी लंका ढाए। तो घर के भेदी वो थे, बाबूलाल कटारा था।
जिसने अपने भांजे विजय डामोर को पेपर दिया, जिसने अपने भतीजे राहुल कटारा को पेपर दिया, रामू राम राय का जिसने अपने बच्चों को पेपर दिया, कटारा ने तो यहां तक अपने ड्राइवर को पेपर दे दिया और ड्राइवर ने अपने बेटे को पेपर दे दिया। सोचिए, बाबूलाल वही कटारा जो 35 दिन पहले जिसके पास ये जिम्मेदारी थी, वो एग्जामिनर सुप्रीम अथॉरिटी थी कि किस तरह से पेपर का कलेक्शन करना है, उनकी आंसर शीट तैयार करनी है। तो कटारा जी जाते हैं, उस समय इनका भांजा जो विजय डामोर है वो मामा के पास अजमेर ही रहता था, तो वो उसके घर जाकर सारा इसको पूरा तीनों पेपर, तीनों दिन के तीनों पारियों के पेपर की नकल करवाई जाती है और वो नकल की प्रमाणित कॉपियां कई परिचितों को ये सप्लाई करते हैं। सोचिए, आरपीएससी के गढ़ से पेपर लीक हो गया साहब। हम सुनते थे कि परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हो रहा है, लेकिन जब पेपर कराने वाली एजेंसी फेल्योर हो गई, जब इंस्टीट्यूशन फेल्योर हो गया, पारदर्शिता, गोपनीयता, विश्वसनीयता भंग हो गई, तब इसमें कुछ बचता नहीं है। तो खून के आंसू रोए क्या विद्यार्थी। सिंगल बेंच का फैसला बहुत ऐतिहासिक था सर, कोई डाउट नहीं है। प्रदेश में खुशी की लहर है कि एडीजे वीके सिंह ने जो कार्रवाई करी वो वास्तव में वो जाबांज अधिकारी सलाम का पात्र है कि उसको मैं जितना धन्यवाद करूं, जितना अपने शब्दों से मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं कम है, क्योंकि ऐसे होनहार काबिल जाबांज ऑफिसर बहुत कम है जो किसी भी बिना किसी दबाव में निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन सेग्रीगेशन का रास्ता उनके पास नहीं बचा है, तो करना पड़ा। आज जब डबल बेंच में मामला गया तो डबल बेंच में मामला जाने का मतलब स्टे आ गया। शुरुआती दौर में स्टे आना कोई बड़ी बात नहीं है। आज ट्विटर पे तहलका मचा हुआ है, विद्यार्थियों के दिमाग में एक नई विडंबना है कि वास्तव में भर्ती पर स्टे आ गया, वापस हुआ क्या। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा द लोकनेत्र के इस मंच के माध्यम से कि भर्ती में शुरुआती दौर पर स्टे आने का मतलब है कि जज साहब जो डबल बेंच में जो मामला गया है उसको बारीकी से सुना जाए, उस फैसले पर गहनता से विश्लेषण किया जाए, उसके बावजूद उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आज भी इस फैसले पर जरूर स्टे दिया, लेकिन जो थानेदारों की फील्ड पोस्टिंग थी, जो लाइन में थे, वो यथावत है, फील्ड पोस्टिंग पर यथावत है, स्टे बरकरार है। अच्छा, स्टे तो बरकरार है, लेकिन आप आरपीएससी के कुछ सदस्यों के नाम बता रहे थे, उसमें एक नाम आता है सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, मंजू शर्मा का, जो कि डॉक्टर कुमार विश्वास की पत्नी है। और उनकी तस्वीर आती है राजेंद्र राठौड़ के साथ डिनर या लंच करते हुए की। और वही राजेंद्र राठौड़ जब सत्ता में नहीं थे और विपक्ष में, तो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आरपीएससी का पेपर लीक हुआ है, ऐसा ही भर्ती का, और हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम इसको बर्खास्त कर देंगे, रद्द कर देंगे, निरस्त कर देंगे और आरपीएससी भंग कर देंगे। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो स्वर बदल जाते हैं, तेज तरार जो भाषण थे वो बदल जाते हैं। सर, ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि हमारे सामने ऐसा नेता प्रतिपक्ष है। ये पार्टी का भी दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा था और उसने ऐसे बड़े बड़े वादे किए और उन वादों से मुकर गया, बैकफुट पे आ गया। मुझे याद है डॉक्टर किरण लाल जी जब धरना देके 50,000 लोगों के साथ कूच किया तो घाट की गुड़ी पर रोक लिया था। तो डॉक्टर साहब ने, राठौड़ साहब मिलने आए हो तो हमने बात रखी कि साहब हमारे साथ ये ऐसा हो गया कि निश्चित तौर पर अपनी सरकार आएगी, डॉक्टर साहब बीजेपी की, तो ऐसा ही भर्ती को रद्द करेंगे और तमाम पेपरों की सीबीआई जांच करेंगे। लेकिन ये लोग थूक के चाट गए। जब राठौड़ साहब बोलते तो ऐसा लगता था दीवारें गूंज रही हो कि ऐसा ही भर्ती को रद्द करेंगे, ये फर्जी थानेदार, एक ही क्षेत्र विशेष से इतने 100 से अधिक थानेदार चुन के आ गए। ये राठौड़ साहब के बयान है साहब। सीपी जोशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जो पार्टी के अध्यक्ष थे, सतीश पूनिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जो पार्टी के अध्यक्ष थे। अरे साहब, आपका जमीर मर गया क्या? आपका नैतिक दायित्व बनता है, आपका मोरल ड्यूटी बनती है कि आप जिस पद पे थे, लोगों को उम्मीद थी कि यार पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा है, पार्टी का एक नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर कोई बात बोल रहा है, लेकिन आप मुकर गए उन वादों से। वादा खिलाफी के आरोप आप पर ऐसे ही नहीं लग रहे, आप उन बातों को थूक कर चाट गए। शर्म आनी चाहिए। जो नतीजा दिया सतीश पूनिया को, राजेंद्र राठौड़ को आम जनता ने, वो ऐसे थोड़ी दिया। कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, क्योंकि इन लोगों ने जो वादे जनता के साथ किए कि 19 में से 17 पेपर की जांच सीबीआई से करवाएंगे, करवा ली क्या? हम तो करें, एक घोटाले की करा लो, अरे साहब सब इंस्पेक्टर की मत कराओ, रीट की करा लो, अरे साहब पीटीआई की करा लो, अरे साहब सब आरएस घोटाले की करा लो, कांस्टेबल की करा लो, लाइब्रेरियन की करा लो, सेकंड ग्रेड की करा लो। L2 रद्द कर दिया, L1 रद्द नहीं किया, क्यों? दोहरा रवैया क्यों? EORO में तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई शुरुआती दौर में, कोई FIR दर्ज नहीं हुई, इन्होंने भर्ती परीक्षा रद्द क्यों कर दी? सवाल पूछता है प्रदेश का नौजवान। एसआई भर्ती परीक्षा में 11 FIR दर्ज हो गई, पूरा स्कैम पूरे प्रदेश में नजर आ गया। इनके एसपी जैसे लोग बयान देते नजर आए और आरपीएससी के गढ़ से पेपर लीक हो गए। उसके बावजूद भी इन्होंने सरकार का दोहरा चरित्र देखिए, तय नहीं कर पाए। पौने 2 साल हो गए सत्ता में, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए कि भर्ती परीक्षा पर फैसला लेना क्या है। आज सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि भर्ती परीक्षा निरस्त करते हैं और सरकार को आदेश दिए कि तत्काल प्रभाव से इस पर विश्लेषण करके आप आरपीएससी को आदेश दें और आरपीएससी इस बारे में प्रेस नोट जारी करे और ऑफिशियल रूप से इस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए। लेकिन
सरकार के मुख्यमंत्री एक दिन तो वाहवाही लूटते हैं कि हमने उन फर्जी थानेदारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, हमने पाताल से भी मगरमच्छों को पकड़ लिया। अरे मगरमच्छ तो दूर साहब, मछलियां गोते मार रही है आपकी। जब रामू राम राय का जैसे लोग बाहर आ गए ना तो कुछ बचता नहीं है, आप कुछ कहने लायक नहीं हो। और आपने तो अपना 10 दिन में स्टैंड तय नहीं किया कुछ। आज डीबी में सुनवाई हो गई लेकिन सरकार ये तय नहीं कर पाई कि एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त करनी है या नहीं करनी। सरकार को तय नहीं करना था, सरकार को सिर्फ पालना करनी थी हाईकोर्ट के आदेशों की। आज जो जितने भी थानेदार हैं, जितने भी मेरे भाई आज घूम रहे हैं और सरकार की वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, हाईकोर्ट के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस एसआईटी के एडीजी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अरे साहब, सरकार तो आपके साथ है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद मत करो, सरकार तो चप्पे चप्पे पर आपके साथ है। ये तो भला हो एसआईटी का और भला हो माननीय न्यायपालिका का, जो एक साल में 39 सुनवाई की और अहम तौर पर एक एक को बारीकी से सुना, आरपीएससी से लेकर एसओजी से लेकर सरकार को, याचिकाकर्ताओं से लेकर प्रतिवादी पक्ष को, और ऐतिहासिक तौर पर फैसला दिया। वरना सरकार के भरोसे तो ढाक के 3 पात है, कुछ नहीं होने वाला। सिंगल बेंच ने जब आदेश दे दिए कि भर्ती परीक्षा निरस्त की जाती है तो सरकार को आदेश देना चाहिए था आरपीएससी को, लेकिन सरकार स्टैंड तय नहीं कर पा रही। भजनलाल जी को पता ही नहीं मुझे क्या करना है, तो थूक के चाट लिया बस। भजनलाल जी तो भाषणों में कहते हैं कि बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। इनका चक्कर दिल्ली में जाके खो गया, आला कमान दिल्ली से ही सरकार चला रहा है। अब तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी, जब आप ये पर्ची भेज सकते हो कि मुख्यमंत्री जी ये बनेगा, तो अब आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं इस मंच से कि एक पर्ची ये भी भेजिए कि इन परीक्षाओं पर जांच हो सीबीआई की, और जो ये लोग पर्दा डाल रहे हैं, जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इनमें डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप हो किसी तरह से। तो युवाओं के साथ न्याय करो साहब, आपने वादे किए थे बड़े बड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब आए, अमित शाह जी आए, सब लोगों ने वादे किए, लेकिन इन पर आज वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं और एक भी मुद्दे पर सरकार खरा नहीं उतरी। ना तो आरपीएससी को भंग किया, ना एसआई भर्ती को रद्द सरकार ने किया, और ना ही 19 में से 17 पेपरों की सीबीआई जांच करवाई। सीबीआई जांच तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ये बयान आते हैं तो बयान के ऊपर वो हनुमान बेनीवाल एक मीडिया में बात करते हुए कह रहे थे कि अगर आप तैयारी करके नहीं लगते हो तो आ जाओ, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो और हमारे साथ 2-4 जगह से चुनाव लड़वा देंगे, विधायक बन जाना, क्या पड़ा है ऐसा ही बनने में, वो सैल्यूट मारेंगे आपको। देखिए सर, हनुमान जी सही कहते हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो ईमानदारी से नौकरी करने के लिए पुलिस में आते हैं, बाकी 98% को तो दलाली चाहिए, हफ्ता चाहिए, कमीशन खोरी चाहिए। मैं एक भाई का इंटरव्यू सुन रहा था कि मैं IITN हूँ और सीधा जनता से जुड़ा रहना चाहता हूँ। कांस्टेबल बन जाओ, फिर और भी ज्यादा, सब इंस्पेक्टर से ज्यादा जुड़ पाओगे। थानेदार तो थाने में रहता है, कांस्टेबल ज्यादा जुड़ पाएगा जनता से। अरे भाई, और नौकरियां नहीं थी क्या? आपकी काबिलियत थी, आपको इतनी स्कॉलरशिप मिली, आपने IIT की, आपको स्कॉलरशिप मिली, तो आप उसको व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? एक थानेदार बनके DRDO में, इसरो में, बड़ी बड़ी एजेंसियों में जाइए ना। लेकिन नहीं, आना है थानेदार बनने, क्योंकि जनता को लूटने का मौका इससे बेहतरीन कोई नहीं है। क्योंकि एक थानेदार थाने का सेकंड SHO मतलब मालिक होता है साहब, और उस मालिक के लिए आज पूरे प्रदेश में जंग छिड़ी हुई है। और एक समुदाय विशेष के लोग कहूंगा मैं, क्योंकि एक समुदाय विशेष की राजनीति हावी हो गई और तमाम जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गलत है साहब, सरासर अन्याय है। क्योंकि आपको राठौड़ साहब कहते थे, रविंद्र भाटी जी कहते थे कि न्यायपालिका के फैसले का मैं सम्मान करूंगा। अरे भाई, विधानसभा में बोल रहे हैं। भाटी साहब बड़े भाई के तौर पर आदर्श मानता था आपको। मैं सोचता था कि अगर रविंद्र भाटी जी जैसे नौजवान आगे आएंगे और युवाओं के लिए कुछ करेंगे तो भला होगा। एसआई भर्ती पे तो आप कोई बयान नहीं दे पाए, लेकिन जब पहले आपने कह दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा पर सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही, लेकिन जो माननीय न्यायपालिका करेगी वो हमारे सर माथे होगा, फिर आप बदल गए। फिर आप कह रहे हो कि नहीं, निर्दोषों के साथ गलत किया। एक स्टैंड तो कायम रखिए साहब, इस तरह नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलेगा। युवा प्रदेश का सब जानता है कौन क्या बोल रहा है। कौन, बीजेपी के एक भी नेता ने एसआई भर्ती रद्द को सही नहीं बताया, सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल के अलावा। कहां गए लोग? शर्म करो, हाईकोर्ट का फैसला है, सर माथे होना चाहिए आपका। लेकिन नहीं, इनको तो पसंद ही नहीं है। आज पार्टी के अध्यक्ष जी कुछ नहीं बोल रहे, राजेंद्र राठौड़ जी कुछ नहीं बोल रहे, सतीश पुनिया जी कुछ नहीं बोल रहे, और कुछ इनके विधायक बयान देते नजर आ रहे हैं कि गलत हो गया। गलत हो गए तो आप सड़कों पे आ जाओ, इनकी लड़ाइयां लड़ लो, धरना प्रदर्शन कर लो, आप न्यायपालिका की अवमानना कर लो। आज हाईकोर्ट में फटकार लगाई सरकार को कि क्या हालात है, 10 दिन में सरकार तय नहीं कर पाई कि क्या होगा। तो सरकार में तो कोई धनी दोरी है नहीं। जिस तरह आरपीएससी के हालात खराब है, इस भर्ती परीक्षा में आरपीएससी को तो भंग करना पड़ेगा। उसके बावजूद ये कोई ढर्रा सुधर पाएगा। आज कोई शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात नहीं करता, पेपर लीक के खिलाफ कोई बात नहीं करता, और जो कोई बात करता है उनके खिलाफ ये आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने किया, उनके घर की बिजली कटवा दी।
उस आदमी की बिजली तो कटवा दोगे, लेकिन 127 दिन हो गए उसका करंट नहीं काट पाएगी सरकार। वो ऐसे झटके मारते रहेगा हमेशा जब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि वो युवाओं के लिए आवाज बनकर लड़ता है, नौजवानों के लिए लड़ता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को देख लीजिए, वो भी इन्हीं तरह लड़ते हैं। तो ये लोग आदर्श हैं जो सही को सच करने की बात रखते हैं। आखिरी सवाल, विकास विधुड़ी भी अब राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं, किसको आदर्श मान रहे हैं? हनुमान बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा या कोई अन्य, सचिन पायलट, किसको आइडियल मानते हैं? देखिए सर, मेरा राजस्थान में लड़ने वाला कौन है? मैंने अभी कहा कि मैं रविंद्र भट्टी को भी अपना आदर्श मानता था। हर संघर्ष का पर्याय मेरा आदर्श है। पार्टी पॉलिटिक्स विचारधारा बाद की बात है। अभी मैं किसी विचारधारा से जुड़ा नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो संघर्ष को पर्याय बनकर लड़ता है, सड़कों पर नौजवानों को, महिलाओं को, युवाओं को न्याय दिलाने की बात करता है, वास्तव में उस व्यक्ति की सराहना की जानी चाहिए। कौन है राजस्थान में वो? बिल्कुल लड़ाका सब आपके सामने है। डॉक्टर किरोड़ी लाल हमेशा लड़ते आए, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। हनुमान बेनीवाल हमेशा लड़ते आए। अभी राकेश बिश्नोई का मामला देखा, मनोर थाना की घटना को 25 में से 24 सांसद कहां गए? एकमात्र सांसद जिसने देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया। तो चाहे किरोड़ी लाल हो, हनुमान बेनीवाल हो, आदरणीय सचिन पायलट जी हो, प्रहलाद गुंजल जी जैसे नेता हो, रविंद्र भट्टी जी जैसे नेता हो, ये तमाम लोग संघर्ष के पर्यायी है और इनको राजनीति में आगे आने का मौका देना चाहिए। चाहे नरेश मीणा की मैं बात करूं, उस व्यक्ति ने उन आदिवासी बच्चों के लिए आवाज उठाने का काम किया था, लेकिन किस तरह सरकार ने तमाचा मारा। क्यों? क्योंकि वहां की 2-2 बार की मुख्यमंत्री उस क्षेत्र की रहने वाली है, उनका बेटा 5वीं बार लगातार सांसद बना है। शर्म करो, आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते, आप वहां की इमारतों का ढर्रा सही रूप से व्यवस्थित नहीं कर सकते, और उसके बावजूद कोई न्याय की बात करने कोई व्यक्ति आए तो आप उसको दबा दोगे। और न्याय की बात कौन कर रहा है? जो विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हुए। इनको पता है नौजवानों का दर्द क्या है, गरीब की, शोषित वंचित वर्ग की पीड़ा क्या है। छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, ऐसा बंद करने से थोड़ी पार पड़ेगी। मुख्यमंत्री पर्ची से चुन के आए तो मतलब लोकतंत्र की हत्या कर दो आप। राजनीति की पहली पाठशाला, उसके बावजूद भी हत्या कर रहे हैं, तो सरासर अन्याय है प्रदेश में। और इस तरह से एक बंटा धार कर रखा है। मेरे आदर्श मैंने आपको बताया कि जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, सचिन पायलट, रविंद्र भाटी, प्रहलाद गुंजल, वह व्यक्ति जो राजनीतिक नफा नुकसान उस व्यक्ति ने नहीं देखा और सही को सही कहा, उसके कारण आज कांग्रेस में बहुत पीछे चले गए, जहां प्रहलाद जी का कद बहुत आगे होना चाहिए था। तो ऐसे लड़ाकाओं को, ऐसे जवानों का मैं हमेशा अनुयायी रहूंगा, आदर्श उनको हमेशा मानूंगा। व्यक्तिगत सवाल है विकास भाई, ऐसे डर नहीं लगता यार? कभी लाठियों से पीट देते हैं पुलिस वाले, कभी सरकार वाले मन चाहे जब उठा के ले जाते हैं, घर वाले नहीं कहते कि यार बैठ जा, कोई खेती बाड़ी कर ले और नहीं तो। पूरे प्रदेश में लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो। कोई नहीं चाहता कि अपने घर से कोई ऐसी शख्सियत निकले जो इस पटल पर नौजवानों को, आम पीड़ितों को न्याय दिलाए। लेकिन हमने वो ठाना है सर। 21 में मैंने बहुत सारी परिस्थितियां देखी, लाठियां खाई, मुकदमे झेले। आज भी 2-2, 3-3 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इन मुकदमों से, सरकार की तानाशाही नीतियों से डरने वाले नहीं है। यूनिवर्सिटी पर जब प्रदर्शन किया तो लाठी चली, यहाँ पे सिर में लगी मेरे थोड़ा। अभिषेक चौधरी का एक डायलॉग है, मुकदमा डरांगे, वो ऐसे सुना होगा। हाँ बिल्कुल, मुकदमे से डरने नहीं चाहिए। हनुमान बेनीवाल भी लगातार कहते हैं कि जेल चले जाओगे तो मजबूत बनोगे, नेता बनोगे, आपके हाथों की मेहंदियां थोड़ी उतर जाएगी। तो डरना नहीं चाहिए। इस लोकतंत्र में हक और अधिकार के लिए सबको लड़ने का अधिकार है। और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर नौजवान नहीं लड़ेगा, इस उम्र में हम युवाओं के लिए, आम जन के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियों की स्थिति क्या होगी, सोचने वाली बात है। हम हमारी पीढ़ियों को यह तो बता सकते हैं कि उस समय जब कोई नहीं था थानेदार भर्ती के लिए, तब हमने लड़ाइयां लड़ी, 4 साल सड़कों पर दौड़े, लड़ाइयां लड़ी, और पूरे प्रदेश को नहीं पता था कि इतना बड़ा बंदरबाट इस भर्ती परीक्षा में हुआ हो। लेकिन 4 साल बाद जब एक के बाद एक पत्ते खुलते गए, पता चला 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। आरपीएससी से लेके, हरियाणा गैंग से लेके, पौरव कालेर, जगदीश बिश्नोई, श्रवण बाबल, तमाम बड़ी बड़ी गैंगे सामने आई और ऐसा ये भर्ती को रद्द करवाया। ये इतिहास रचेगा सर, ये इतिहास रच चुका कि 127 दिन आंदोलन, एक सांसद बैठा, कभी नहीं हुआ। सत्ताधारी मंत्री जो हमेशा भर्ती परीक्षा के खिलाफ आवाज उठाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप तमाम मीडिया बंधुओं को, क्योंकि एडीजी, एसओजी के एडीजी की तो जीत है ही, न्यायपालिका की तरफ से हमारी जीत है ही, लेकिन इसमें मीडिया का एक विशेष योगदान है, जिन्होंने मजबूती से इस 3 जो सरकार के हमारे स्तंभ, न्याय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारी जर्नलिज्म है, तो वास्तव में बहुत मजबूती से और बेबाकी से, मुखरता से सरकार के सामने लड़ने का काम किया। तो आप
आप लोगों ने किया, टंकी पर चढ़े। तो मुझे याद है किस तरह पत्रकारों को पुलिस वाले भगाने का काम कर रहे थे, लेकिन मजबूती से आप लोग डटे हुए थे और पूरे प्रदेश को वो चीज दिखाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों में एक आक्रोश व्याप्त हुआ। और आज उन सब की बदौलत माननीय जज साहब ने ऐतिहासिक फैसला दिया जो पूरे प्रदेश में शर्मात है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है डीबी में सुनवाई चलेगी। अगली तारीख 8 अक्टूबर है। मुझे लगता है कि जज साहब बारीकी से इसमें गहनता से अध्ययन करेंगे और अगली 1-2 हियरिंग में इसको इस पर स्पष्ट अपना मत दे देंगे। और डीबी में हमारी पूरा भरोसा यथावत रहेगा हमारा फैसला, और निश्चित तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जीत कर आएंगे और युवाओं का इंकलाब होगा। जी शुक्रिया। तो ये थे विकास बिधूड़ी जो कि 2021 से सड़कों पर थे और आखिरकार 2025 में इनके संघर्ष की जीत हुई। लेकिन अभी भी संशय ये है कि अब डीबी में जो होगा फैसला उस पर क्या होगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा मामला, तब क्या परिणाम होंगे। लेकिन ये लंबी प्रोसेस है। फिलहाल इनके संघर्ष की जीत हुई है और युवाओं में एक उम्मीद जगी है कि न्यायपालिका अभी भी सत्य की राह पे चल रही है। लेकिन फिलहाल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम।